तो अब हम देखेंगे सीवीएस इफ़ेक्ट्स ऑफ नाइट्रेट्स। सीवीएस इफ़ेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये वेज़ोडाइलेटर्स हैं। वेज़ोडाइलेटर्स वेज़ोडाइलेटर्स हैं, तो हम इसका आगे फंक्शन देखेंगे कि वेज़ोडाइलेशन किस तरीके से कराते हैं और फिर एंड पर क्या इफ़ेक्ट आता है। तो ये तीन इफ़ेक्ट होंगे, या तो ये आर्ट्रियोल्स मतलब आर्टरीज़ की वेज़ोडाइलेशन करेंगे या वेंस की। ठीक है, अगर आर्टरीज़ की कराएंगे तो पेरिफेरल, देन हमारे यहाँ आ जाएंगी कोरोनरी, देन हमारे पास आ जाएंगी मेनिंजियल, मतलब सीएनएस में जो है मेनिंजियल। ठीक है, और जो वेन्स हैं अच्छा, अब आर्टरीज़ की डायलेशन करेंगी। अगर पेरिफेरल आर्टरीज़ की डायलेशन करेंगी तो हमारे यहाँ प्री लोड जो है वो, बल्कि आफ्टर लोड जो है हमारे यहाँ वो कम हो जाएगा। प्री लोड नहीं बल्कि आफ्टर लोड वो कम हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा होगा, हमारी ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगर कोरोनरी आर्टरी की वेज़ोडाइलेशन कराएगा, दूसरा इफेक्ट इसका ये होगा कि वेज़ोडाइलेशन कोरोनरी आर्टरी की कराएगा, इंक्रीज़ कर देगा ब्लड फ्लो टू द हार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फिलिंग हार्ट। उसके बाद मेनिंजियल आर्टरी की ये जब डायलेशन कराएगा तो उसकी वजह से थ्रोबिंग हेडेक प्रोड्यूस होगा, थ्रोबिंग हेडेक। ठीक है, ये चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। अगर वेंस की डायलेशन कराएगा, वेंस की डायलेशन से हमारे यहाँ जो प्री लोड है वो कम हो जाएगा। प्री लोड कम होगा तो आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन डेवलप हो जाएगी, आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन डेवलप होगी। तो हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर, इन सारे इफ़ेक्ट्स की वजह से जो है हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर जैसे ही कम होगा तो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स पैदा होगी, बैरो रिसेप्टर एक्टिव होंगे और टैकीकार्डिया रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया प्रोड्यूस करा देंगे। ये इफेक्ट होगा सीवीएस पर। क्लिनिकल यूजेज में इसके हमने पहले क्लासिफिकेशन में ही पढ़े हैं कि जो क्लिनिकल यूजेज में है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए कैसे देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे देते हैं और इंटरमीडिएट टर्म के लिए कैसे देते हैं। एमरजेंसीज़ में हम नाइट्रोग्लाइसिन सबलिंगुअली देते हैं, जो कि 15 से 20 मिनट में एक्ट करता है और इफेक्ट रिवर्स करा देता है। ठीक है, उसके बाद वही सब कुछ है कि शॉर्ट एक्टिंग में किस तरीके से देते हैं, इंटरमीडिएट में किस तरीके से देते हैं। अब आ जाते हैं इनकी टॉक्सिसिटीज़ पर। अच्छा, टॉक्सिसिटीज़ में आपने सबसे पहले याद रखना है 3 मेन इफ़ेक्ट्स। एक तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, उसके बाद दूसरा इफ़ेक्ट है आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है वो है थ्रोबिंग हेडेक। ठीक है, ये 3 इफेक्ट दोनों ही देते हैं। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कैसे होता है वो हमने ऊपर पढ़ा है, आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कैसे होती है वो हमने यहाँ पढ़ा है, और उसके बाद जो थ्रोबिंग हेडेक है वो मेनिंजियल आर्टरी की डायलेशन की वजह से होता है। अच्छा, अब हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि नाइट्रेट्स कौन कौन सी टॉक्सिसिटीज़ क्रिएट करते हैं और नाइट्राइट्स कौन कौन सी टॉक्सिसिटीज़ क्रिएट करते हैं। तो नाइट्रेट्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि नाइट्रेट्स जो है ये यूज़ होते हैं विद ड्रग्स। एफिल्स ग्रुप ऑफ ड्रग है, उनके साथ यूज़ होते हैं फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ये यूज़ होते हैं। अब मसला क्या है कि जैसे हमने पीछे मैकेनिज़्म में पढ़ा है कि जो ये नाइट्रेट्स कैसे एक्ट करते हैं, उसे ही हम देख लेते हैं कि ये किस तरह एक्ट करते हैं। ये देखें, अब ये जो CGMP है, CGMP, इसका लेवल इंक्रीज़ होगा तो ये MLC प्रोड्यूस कराएगा और रिलैक्सेशन होगी। ठीक है, फास्फोडाइएस्ट्रेज जो इंजाइम है वो इसे GMP में कन्वर्ट कर देती है, मतलब इसका लेवल कम कर देती है। अब ये जो हमने एफिल्स ग्रुप ऑफ ड्रग है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ होता है, वो इस इंजाइम को इनहिबिट करा देते हैं। जब इस इंजाइम को इनहिबिट कराएंगे तो CGMP का लेवल मुसलसल इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ये इंक्रीज़ होगा तो ये मायोसिन लाइट चेन की डीफॉस्फोराइलेशन करा देगी। जब बहुत देर तक डीफॉस्फोराइलेशन ही रहेगी तो रिलैक्सेशन स्टेट होगी। जब रिलैक्सेशन स्टेट होगी तो वेज़ोडाइलेशन होगी तो वीनस चैनल हैं पीनस के इर्द गिर्द वो फिल हो जाएंगे और उसकी इरेक्शन होगी, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इसे हम ऐसे यूज़ करते हैं। और ये जो ड्रग्स यूज़ करते हैं इसमें वो है सेल्डिनाफिल एंड वेरेंडिनाफिल। ठीक है, ये 2 ड्रग्स यूज़ होती हैं इसमें। ये क्या करते हैं, CGMP का लेवल इंक्रीज़ करते हैं बाय इनहिबिटिंग दी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम 5। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट SEQ आता है वो है मंडे डिजीज़। ठीक है, मंडे डिजीज़ में क्या होता है कि जो वर्कर काम करते हैं फैक्ट्रीज़ में, वो मुसलसल ही उनका एक्सपोजर होता है टू द केमिकल लाइक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। अच्छा, मंडे डिजीज़ में क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन ये है कि अल्टरनेटिंग डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस ड्यूरिंग द वर्क वीक एंड लॉस ऑफ टॉलरेंस ड्यूरिंग एट द वीकेंड।
अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही वो पूरा हफ्ता काम करते हैं, उनका मुसलसल उनका एक्सपोज़र रहता है टू द केमिकल लाइक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो ये क्या होता है कि उनके अंदर ये जो साइन हमने पढ़े हैं ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये वाले साइन ये जो हमने पढ़ने हैं ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। इनके खिलाफ टॉलरेंस प्रोड्यूस हो जाती है एट द एंड ऑफ वीक, मतलब वीक के एंड पर मुसलसल उनकी एक्सपोज़र होने की वजह से इनके खिलाफ टॉलरेंस प्रोड्यूस होती है, ये बहुत कम कम हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे ही एक दो छुट्टी आएगी फिर वो मंडे को वापस आएगा, तो क्या होगा कि उसका एक्सपोज़र तो नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से उसकी टॉलरेंस बहुत कम हो गई होगी, तो ये जो इफ़ेक्ट हमने ऊपर पढ़े हैं ये फिर सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, जिसे हम मंडे डिजीज़ कहते हैं। अब आ जाते हैं नाइट्राइट्स पर। नाइट्राइट्स में क्या होता है कि ये मैथ हीमोग्लोबिनीमिया कराते हैं, मैथ हीमोग्लोबिनीमिया कराते हैं, और ये यूज़ होते हैं सायानाइड पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट में। आपने याद रखना है कि नाइट्रेट्स कभी भी मैथ हीमोग्लोबिनीमिया नहीं कराते, नाइट्राइट्स ही कराते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये सायानाइड की जो है पॉइजनिंग में कैसे ये यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जो हमारे यहाँ सायानाइड है वो बाइंड करता है विद स्पेसिफिक एंजाइम, जिससे हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं, उसके साथ बाइंड करके ये इसको इनएक्टिव कर देता है। जब ये इनएक्टिव होगी तो सेलुलर जो है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म हो रही थी वो स्टॉप हो जाएगी और सेल डेथ हो जाएगी, एनर्जी नहीं होगी। तो क्या होता है कि जो हमारे नाइट्राइट्स हैं ये मैथ हीमोग्लोबिनीमिया कराते हैं। मैथ हीमोग्लोबिन जो है उसमें आयरन Fe3+ फेरिक फॉर्म में होता है। इस आयरन की टेंडेंसी साइनाइड से अफिनिटी, इसकी अफिनिटी साइनाइड से बाइंडिंग अफिनिटी जो है इसकी एज़ कम्पेयर टू साइटोक्रोम ऑक्सीडेज वाले आयरन के, इसकी अफिनिटी ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, इसके साथ बाइंड कर देता है और इसका फंक्शन फिर रीएस्टैब्लिश हो जाता है और फिर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होती है और सेल को एनर्जी पहुंचती है। तो कैसे होगा, 3 स्टेप्स में होगा। पहला स्टेप ये होगा कि हम अमाइल नाइट्राइट देंगे। दूसरा स्टेप ये होगा कि हम अमाइल नाइट्राइट के बाद सोडियम नाइट्राइट देंगे। जब ये सोडियम नाइट्राइट देंगे तो हमारे यहाँ जो कंपाउंड बनेगा उसे हम सियानो मैथ हीमोग्लोबिन कहेंगे। सियानो मैथ हीमोग्लोबिन मतलब ये जो साइनाइड ग्रुप है इसे रिमूव कर दिया गया है, अब ये सियानो मैथ हीमोग्लोबिन बन गया है। अब इसे हमने फिर हीमोग्लोबिन से अलहदा करना है, तो हम इसे एक और तीसरे स्टेप में एक और कंपाउंड देंगे, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट देने से क्या होगा कि हमारे यहाँ जो सियानो मैथ हीमोग्लोबिन था वो कन्वर्ट हो जाएगा थायोसायानेट प्लस मैथ हीमोग्लोबिन, इन दो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो थायोसायानेट है ये किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा और लेस टॉक्सिक है। और दूसरी बात जो ये मैथ हीमोग्लोबिन है ये फिर फर्दर जो साइनाइड है उससे बाइंड करेगा और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की जो इनएक्टिवेशन है उसे रिवर्स करेगा। ये तो एक मेथड था। दूसरा मेथड इसका ये है कि हम अब हाइड्रोक्सिकोबाल अमीन भी देते हैं, जो कि विटामिन B12 का डेरिवेटिव है, वो भी साइनाइड पॉइजनिंग में यूज़ होता है। ये थी एंटी एंजाइनल ड्रग्स का एक्शन। बाकी जितने भी ड्रग्स क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वो तो हम पीछे ही पढ़ चुके हैं एएनएस में। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइना के कौन कौन से टाइप्स हैं और फिर इनकी फर्दर हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो 3 टाइप्स हैं एंजाइना के, एथीरोस्क्लेरोटिक या स्टेबल एंजाइना, उसके बाद वेजोस्पास्टिक या रेस्टिंग या वेरिएंट एंजाइना, उसके बाद अनस्टेबल एंजाइना। इनके फर्दर डिफरेंट नेम्स हैं। अब हम इनकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल एथीरोस्क्लेरोटिक या स्टेबल एंजाइना, इसे क्लासिक एंजाइना भी कहते हैं, एंजाइना ऑफ हेफर्ड भी कहते हैं। तो इसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को किसी न किसी तरीके से कम करें। उसके लिए हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करेंगे, कार्डियक आउटपुट को या दोनों को, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पेरीफ्री में कम करें और कोरोनरी ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करें। तो इसके लिए हम कौन कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे। एक्यूट अटैक होगा तो हम नाइट्रेट्स प्लस रेस्ट कराएंगे। उसके बाद नेफिडिपाइन भी इनमें यूज़ होती हैं। उसके बाद प्रोफिलैक्सिस में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वेजोस्पास्टिक या रेस्ट एंजाइना या वेरिएंट या प्रेंजीमेंटल्स एंजाइना। ठीक है, इसमें हम ऑक्सीजन डिलीवरी को इंक्रीज़ करेंगे बाय रिवर्सिंग द वेजोस्पैज्म और कोरोनरी ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करेंगे। इसमें भी नाइट्रेट्स देते हैं। प्रोफिलैक्सिस में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। उसके बाद अनस्टेबल या क्रिसेंडो एंजाइना या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इसका दूसरा नाम है। तो इसमें हम IV नाइट्रेट्स देंगे, नाइट्रोग्लाइसरीन। उसके बाद डेफिनेट में मायोकार्डियल रिवास्कुलराइजेशन होगी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास, ग्राफ्टिंग, CABG, प्री क्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कराएंगे। उसके बाद इन 3 में जो भी हम ड्रग देंगे
उसकी कोई भी कंपनसेटरी इफेक्ट ज़ाहिर होगा। तो उन कंपनसेटरी इफेक्ट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक तो रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया प्रोड्यूस होगा, दूसरा हार्ट की जो कंट्रैक्टिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी।